चलिए वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम रशिया ही को आज भी पढ़ेंगे, मतलब जब तक रशिया कंप्लीट नहीं हो जाता उसकी स्टडी करेंगे। कई कॉन्सेप्ट्स उसके वाया सीखेंगे। दुनिया भर में माइनॉरिटीज़ के साथ कैसे डील करती हैं मेजॉरिटी पॉपुलेशन कंट्रीज़, इसकी भी अच्छी केस स्टडीज़ आपको मिल जाएंगी। आज देश भर में अखबारों में द्विपक्षीय संबंध, बायलेटरल रिलेशंस की बात कर लें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कई शर्तें यदि लगाने की बात कर लें कि आप अपनी नीति, पॉलिटिक्स को, सोसाइटी को ऐसे बदलें तो हम ये मानेंगे कि आप लोकतंत्र के राह पर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी तमाम स्टेटमेंट्स, ऐसे तमाम कॉन्सेप्ट्स, यदि कोई आपको, भारत को यह कहता है कि आप अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत ही हार्श मैनर में डील करते हैं, तो भारत पलट जवाब देता है और उन्हें कहता है कि आप अपना इतिहास झांकिए और माइनॉरिटीज़ के आंकड़े पढ़िए अपने मुल्क में और हमारे मुल्क में, तो आपको अंतर पता लग जाएगा कि भारत कैसे डील करता है। ये सभी तमाम अखबारों के आर्टिकल भरे रहते हैं, हर तरह के इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक, और एवरीवेयर उन सब बारीक से बारीक शब्दों को आप गहराई से समझ जाएंगे। कोई भी बड़ी सी बड़ी चीज़ आपके लिए it will be a matter of reading for minutes only. You can do that. Okay, so we will study Russia with a very holistic perspective. हम कई चीज़ों को समझेंगे, हम भारत से हर चीज़ को जोड़ेंगे। हमारी रीजनल ज्योग्राफी पढ़ने का ये प्रयास ही रहा कि हम इस विश्व के मानचित्र पे सभी मुल्कों को पढ़ते हुए भारत को कहाँ स्थापित करते हैं। तो हमने इस पूरे के पूरे टॉपिक को हमेशा एक कंपैरेटिव एनालिसिस की तरह लिया। जब भी हमने कोई नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा तो हमने भारत को उससे जोड़ा। जब भी हमने रिसोर्स रिच रीजन के वाया डेवलप होने की कहानी समझाई तो भारत को उसके संबंध में पढ़ा। हमने चाहे पर्वतों को पढ़ा हो, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट या साइंटिफिक रेवोल्यूशन की ही क्यों ना बात की हो, यूरोपियन रेनेसेंस के तहत हमने भारत को उससे जोड़ करके देखा। हमारा पर्पज़ ही ये रहता है, आप जब वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, पर्पज़ ही ये है कि आप जहाँ हैं, आप जिस कंट्री में हैं, वहाँ की पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक और सोशल साइंटिफिक अरेंजमेंट्स जो हैं, आप उसे अच्छे से देख पाएंगे अगर आप एक लार्जर व्यू के साथ आएंगे कि ओवरऑल वर्ल्ड में क्या ट्रेंड फॉलो किए गए थे, क्या हो रहे हैं और आप किस धारा का हिस्सा हैं। जैसे एक नागरिक के रूप में आप एक बड़े भारतीय समाज का हिस्सा हैं, ऐसे एक मुल्क के रूप में भारत भी एक विश्व समाज का हिस्सा है, एक वर्ल्ड का पार्ट है। तो अगर आप स्वयं को बेहतर समझना चाहते हैं, आपको अपने समाज का इतिहास, अपने पूर्वजों का इतिहास, अपने देश को पढ़ना होता है। ऐसे ही भारत को बेहतर समझना है तो आपको विश्व के साथ जोड़ करके पढ़ना होता है। ये इसका उद्देश्य है। आप इस नज़रिए से पढ़ेंगे, आप उसे बेटर प्लेस कर पाएंगे, उसके हर कदम के पीछे के एक रैशनल दे पाएंगे। हर कदम के पीछे एक रैशनैलिटी होगी आपके पास कि अगर इंडिया ने ये पॉलिटिक्स अपनाई, अगर इंडिया के आज के ये इकोनॉमिक स्टेप्स हैं, तो देयर विल बी सम रैशनैलिटी जो आपको तब समझ आएगी जब आप उसको कंपैरेटिवली एनालाइज करेंगे वर्ल्ड की अदर कंट्रीज़ के बीच रख के। क्योंकि हम विश्व से जुड़े हुए हैं, हम आइसोलेटेड नहीं हैं, हम अलग नहीं जी रहे हैं। हमारे बहुत से निर्णयों को विश्व भर में हो रहे कई उथल पथल प्रभावित करती हैं। कई तरह के परिवर्तन जो विश्व भर में आ रहे हैं वो भारत को प्रभावित करते हैं। ओके, सो उस कॉन्टेक्स्ट में हमें चीज़ों को देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला एस्पेक्ट था डीमार्केशन, जो हमने लास्ट लेक्चर के तहत सीख लिया था। हमने डीमार्केट कर लिया था रशिया को, हमें क्लियर हो गया। ईस्ट में बेरिंग स्ट्रेट तक, दैट इज़ बेरिंग सी तक जाता है वो। नॉर्थ में पूरा का पूरा आर्कटिक ओशन उसे सर्कल करता है। वेस्ट में यूरोप है और साउथ में हमने देख लिया था कि कज़ाकिस्तान भी है, मंगोलिया है, चाइना है और नॉर्थ कोरिया है। और इस तरफ हमने ये देख लिया था कि कॉकेसस माउंटेन्स हैं और उसके नीचे अज़रबैजान और जॉर्जिया आते हैं। हमने इन मुल्कों को अच्छे से देख लिया, ये बॉर्डर हमने डीमार्केट कर लिया। हम रशिया ही के कुछ रीजन्स आपको दिखाएंगे। आप जब घर जाएंगे और आप घर जा करके अपने ऑक्सफोर्ड का जो एटलस हम आपको पढ़ाते हैं इसको नोटिस करेंगे। इसका 85 नंबर पेज पे ये फिज़िकल मैप दिया हुआ है रशिया का। इसमें जब देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। देखिए, लिखा हुआ है वेस्ट साइबेरियन प्लेन, सेंट्रल साइबेरियन प्लेन। इसमें बारीकी से ढूंढेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। ये देखिए, ये याब्लोनोवी रेंज, तो इसमें सब मिल जाएगा। मैं आपको बुक के मैप के वाया आपको कुछ दिखा देना चाहता हूँ ताकि आप जल्दी से समझ जाएं कि हम किन रीजन्स की बात कर रहे हैं। देखिए, हम इन रीजन्स की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। दीज आर द रीजन्स।
अगर रीजन वाइज आप देखेंगे तो ये बहुत ही क्लियर है कि ये यूराल माउंटेंस हैं। ये क्लियर है कि उसके वेस्टर्न साइड पे आपको नॉर्दर्न यूरोपियन प्लेन मिलते हैं, दैट इज़ द रशियन प्लेन। क्लियर है। और हमने अब ये भी पढ़ लिया है कि जो माउंट कॉकेसस हैं ये यूरोप के और आप रशिया के अगर कहें तो टॉलेस्ट माउंटेन हैं। और इसी में आप देख सकते हैं कि ये कॉकेसस माउंटेन में ही माउंट एल्ब्रस आ रहा है जो कि 18,510 फीट का है। लुक एट द हाइट, 18,510 फीट, 5,642 मीटर। तो ये टॉलेस्ट ही होगा द माउंट एल्ब्रस। तो हमारा ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ। माउंट एल्ब्रस दैट इज़ ऑन द कॉकेसस रेंज। ये कॉकेसस रेंज में है, ये ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में है, ये रशिया और एशिया को बांटता है, दैट इज़ द माउंट एल्ब्रस। ये क्वेश्चन आते हैं, माउंट एल्ब्रस इज़ वेरी फेमस। मेन बात ये थी कि ये यूराल माउंटेन का वेस्ट का हिस्सा ये नॉर्दर्न यूरोपियन प्लेन या रशियन प्लेन के नाम से जाना जाता है। और मेजॉरली जो रशियन पॉपुलेशन है वो यहीं कंसंट्रेट करती है और यहीं पर रशिया की राजधानी मॉस्को आती है, जो जानी जाती है अपनी बिलियनर पॉपुलेशन के लिए और जानी जाती है द रेड स्केयर के लिए। हम उस रेड स्केयर को भी सीखेंगे और समझेंगे। पहले हम रीजन देख लें। तो दिस इज़ द रशियन प्लेन रीजन, द मोस्ट इनहेबिटेबल रीजन ऑफ द रशिया, द मोस्ट पॉपुलस रीजन ऑफ द रशिया। ओके, उसके बाद आप यूराल माउंटेन के ईस्ट में देखिए तो चीज़ें कैसे बटी हुई हैं। यूराल के माउंटेन के ईस्ट में देखेंगे तो दिस वन होल वन इज़ द साइबेरिया। तो साइबेरिया का ही पहले वेस्ट साइबेरियन प्लेन, तो दिस इज़ द वेस्ट साइबेरियन प्लेन। ओके, उसके बाद आप देखिए तो इसके बाद दिस सेंट्रल साइबेरियन प्लेन, वेस्ट साइबेरियन प्लेन, द सेंट्रल साइबेरियन प्लेन। ये जो डॉट्स लगे हुए हैं ये इन सभी रीजन्स की मेन कैपिटल एरियाज़ हैं। ओके, सो वेस्ट साइबेरियन प्लेन, सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू, सॉरी प्लेन कह दिया मैंने, इट इज़ द प्लेट्यू। नीचे देखिए सेंट्रल एशियन रेंजेस, सेंट्रल एशिया की रेंजेस हैं यहाँ पर। उसके बाद आप आ जाएंगे द ईस्टर्न हाईलैंड्स, एकदम ईस्ट साइड पे देखिए तो ईस्टर्न हाईलैंड मिलेंगे आपको। ओके, सो रशिया के ईस्टर्न बॉर्डर जो कि ओखोस्क सी या फिर अरेबियन या फिर पैसिफिक ओशियन से टच करता है, वहाँ पर हाईलैंड्स आते हैं, दैट इज़ द ईस्टर्न हाईलैंड्स। तो आप देखेंगे वेस्ट से शुरू हुए वेस्ट साइबेरियन प्लेन, देन द सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू, then the basin area that is the Yakutsk basin, and then the eastern highlands. Okay, so there are plains, there are plateaus, there are highlands, there are basins. There are plains, there are plateaus, there are basins, and there are highlands. So west Siberian plains, central Siberian plateaus, Yakutsk basin, YAK, Yakutsk, UTSK. Okay, Yakutsk, UTSK, sorry, YAK, UTSK, Yakutsk basin and the eastern highlands. इसके अलावा हमने देखा था सेंट्रल एशियन रेंजेस ऑल्सो। सो माउंटेन रेंजेस आर देयर, प्लेन्स आर देयर, प्लेट्यूज आर देयर, बेसिन्स आर देयर, हाईलैंड्स आर देयर। इस तरह से सभी फीचर्स आपको मिल रहे हैं रशिया में। क्लियर हुई? तो ये नाम देख लीजिएगा, सेंट्रल एशियन रेंजेस के आगे ये कंटिन्यू हो रही है, दैट इज़ याब्लोनोवी रेंज, और ये आगे चली गई है, दैट इज़ लास्ट में जो हमने आपको बताया था कि जो चुकची पेनिनसुला है, या देखिए नाम, दिस इज़ द चुकची पेनिनसुला, दिस इज़ द चुकची पेनिनसुला। और यही है जो अलास्का, इसके बीच और अलास्का के बीच में बेरिंग स्ट्रेट आती है। चुकची पेनिनसुला और अलास्का के बीच में बेरिंग स्ट्रेट आती है, तो दिस इज़ द चुकची पेनिनसुला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि याब्लोनोवी रेंज आगे बढ़ते हुए यहाँ जा रही है लास्ट कोलेमा माउंटेन्स। हम जब हिमालयाज़ करेंगे तो आप वरी मत करिए, मैं आपको सारा बेल्ट बनते दिखाऊंगा और हम जाके पामेर पे रुकेंगे। मैं पामेर से आपको इंडोनेशिया भी ले जाऊंगा, पामेर से आपको रशिया के टॉप पे भी लाऊंगा, मैं पामेर से ही आपको एल्पस माउंटेन से होकर सेरा नेवादा भी ले जाऊंगा। पामेर एक गांठ है हिमालय से जुड़ी पर्वतों की, वहाँ पर जितने भी पर्वत हैं उनकी गांठ है, गठान है। इट इज़ अ नोड, इट इज़ अ रूफ ऑफ द वर्ल्ड, द पामेर प्लेट्यू। वी विल डू दैट, नथिंग टू वरी, जस्ट ऑब्जर्व द ईस्ट रशियन रीजन। देर आर प्लेन्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड, देर आर प्लेट्यू, देर आर माउंटेन रेंजेस, देर आर हाईलैंड्स एंड देर आर बेसिन्स। ओके, सो मैनी पेनिनसुलाज आर देयर, द कामचत्का पेनिनसुला, द चुकची पेनिनसुला,
Okay, islands are there. That is the Sakhalin Island, and this one is the Sakhalin Island. Look at this, the Sakhalin Island. Okay, and the small dots like the Kurils. So many seas you can observe that seas are there. East Siberian, Laptev, Kara, Barents. There are seas. So this is the Russia. Okay, ये Ural mountains are famous for their iron ore deposits, coal deposits, semi precious and precious stones also. So resources की कमी नहीं है. रशिया के इन्हीं रीजन्स के कारण आज रशिया के पास पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, नेचुरल गैस है, एंड दिस पेट्रोलियम रिजर्व्स एंड नेचुरल गैस आर पॉलिटिकली वेरी इंपॉर्टेंट. रशिया इन्हीं चीज़ों का एक्सपोर्ट यूरोपियन कंट्रीज़ को करता है, और यही कारण था कि रशिया ये मानता था कि यूरोपियन कंट्रीज़ का स्टोर हाउस का, पाइपलाइन का, इंडस्ट्री मशीन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां और बैंकिंग सेक्टर हमारे द्वारा यूरोप को भेजी जा रही इस पेट्रोल और नेचुरल गैस पर इतना निर्भर कर गया है, वो इसके साथ इतना अलाइन कर गया है कि युद्ध के हालात भी होंगे तो अगर यूरोप और अमेरिका हम पे कोई एम्बार्गो लगाता है, कोई प्रतिबंध लगाता है या सैंक्शंस, इसका सीधा खामियाजा यूरोप को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि रातों रात बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस कंपनियां, स्टोरेज, पाइपलाइंस और डिस्ट्रीब्यूटर्स, ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज़, एक्सपर्ट्स क्रिएट नहीं किए जा सकते हैं. चाहे आपको दुनिया भर में कहीं भी सस्ती गैस या ऑयल मिल रहा है, आपको पूरा तंत्र बनाना पड़ता है, और लंबे समय से रशिया का वो तंत्र यूरोप के साथ बना हुआ है. तो रशिया इज़ रिच इन सच रिसोर्सेज. इसके अलावा रशिया का डाइवर्सिफाइड रीजन्स उसको डाइवर्सिफाइड रिसोर्सेज इस सेंस में भी देते हैं कि आप रशिया में ही आर्कटिक रीजन से क्लोज जो एरिया है रशिया का, वहाँ पे आपको क्या मिलता है. सो देर आर वेराइटी ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट. द जो फिजिकल रीजन्स आर वेरी वेरी डिफरेंट. द फिजिकल एनवायरनमेंट की भी बहुत वेराइटी है. एंड देर आर टुंड्रास. द टुंड्रा क्लाइमेटिक एरिया. टुंड्रा क्लाइमेटिक एरिया क्या होता है? इट इज़ अ ट्री लेस एरिया. टुंड्रा क्लाइमेट में ट्रीज़ नहीं होते हैं. ओके, टुंड्रा का सीधा मतलब क्या है? इट इज़ अ वेरी कोल्ड क्लाइमेट. आप देख सकते हैं कि ये आर्कटिक सर्कल वाला रीजन है. सो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द टुंड्रास. सो ये रीजन वो रहता है जहाँ पर लंबे समय की रातें और फिर लंबे समय के दिन होते हैं. इसलिए बहुत ही हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन है, और हार्श किस साइड पे है? द कोल्ड साइड. इसकी वजह से यहाँ पर इतनी इनफ सनलाइट और इतना इनफ टेम्परेचर नहीं होता कि ट्रीज़ ग्रो करे. तो ट्रीज़ नहीं रहते, बट एक शॉर्ट टाइम के लिए ही जब ऊष्मा मिलती है, जब हीट इनको मिलती है, तो देर आर वाइल्ड फ्लावर्स. टुंड्रा क्लाइमेट रीजन में ज़मीन से सटे हुए छोटे छोटे जिस तरह के जंगली फूल होते हैं, जैसे आज भी खाली प्लॉट में यहाँ पंजाब में भी उगते हैं छोटे छोटे, हाँ ना, हनुमान जी को चढ़ते हैं, महादेव को भी चढ़ते हैं. छोटे छोटे रेलवे गाड़ी के ट्रैक के बगल बगल में छोटे छोटे पीले छोटे छोटे झाड़ियों पे उगे होते हैं. सो दे वी कैन कॉल देम द वाइल्ड फ्लावर्स. तो इस तरह के टुंड्रा क्लाइमेट में मेजॉरिटी ऑफ द वाइल्ड फ्लावर्स आर देयर. उसी से जुड़े हुए उस तरह के एनिमल होते हैं. मैं आई वॉन्ट टू शो यू द टुंड्रा क्लाइमेटिक रीजन वंस. स्नो यहाँ पर बहुत हैवी रहती है. देखिए, दिस इज द टुंड्रा क्लाइमेटिक रीजन. ओके, यू कैन नोटिस द वाइल्ड फ्लावर्स. जब शॉर्ट समर स्पैन आता है तो यू कैन ऑब्जर्व सच वाइल्ड फ्लावर्स. ओके, इस तरह से बहुत खूबसूरत नज़ारा भी बनता है. रेस्ट ऑफ द टाइम यू कैन ऑब्जर्व दिस द स्नो कवर. आफ्टर दैट वो चीज़ नज़र आने लग जाती है. तो इट इज़ अ ट्री लेस एरिया बेसिकली. कभी फंसाने के लिए आपको अगर कुछ पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि यहाँ पे ये ट्री पाए जाते हैं, सिरे से खारिज इसी बात पे कर देना कि ये ट्री लेस है. ये मत सोचने बैठ जाना कि अब यहाँ पे कौन से ट्री पाए जाते हैं, है ना. फिर इसके नीचे आते हैं, जब इसके नीचे आएंगे, जब ये तो बहुत हायर लैटिट्यूड हो गया, इसके नीचे आएंगे तो फिर पर्यावरण बदलेगा, थोड़ी गर्मी आएगी, तापमान थोड़ा बढ़ेगा. अब यहाँ पर आपको भोज वृक्ष मिलेंगे, भोज के पेड़, द बर्च के ट्रीज़. भारत में भी हिमालय में ये भोज वृक्ष मिलते हैं. तो इनकी जो बार्क उतरती है, यानी कि इनकी जो छाल उतरती है, उसको प्लेन करके, प्रिपेयर करके, सुखा के, उसी पे पुराने समय में सभी ग्रंथ लिखे जाते थे. तो भोजपत्र कहते हैं उनको. तो जैसे दक्षिण के क्षेत्रों में ताड़ के पेड़ के पत्तों को लेके उस पर लिखा जाता है, उन्हें ताड़पत्र कहते हैं.
उत्तर के क्षेत्र में भोज वृक्ष की छाल उतार के नरम होती है, उस पर इसको सीधा कर लेते हैं, फिर उस पर लिखते हैं द भोज पत्र हो जाते हैं। तो द बर्च लीव्स एंड द पाम लीव्स। तो हमारे यहाँ पर जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो इनमें बर्च लीव्स का और पाम लीव्स का बड़ी भूमिका है। ये दोनों पत्ते बड़े, एक पत्ता है और एक बार्क है, तो इनका महत्व रहा है। तो फिर रशिया, लुक एट द साइज़ ऑफ द रशिया, बहुत है, वर्टिकली बहुत ज़्यादा है। ओके, तो इस वजह से हर तरह की चीज़ मिलेगी आपको, टैगा क्लाइमेट, टुंड्रा क्लाइमेट, सब क्लाइमेट मिलेंगे एक रेंज में। नीचे से ऊपर जाते हुए आपको सब कुछ ही मिल जाएगा। तो वहाँ पर जब आप एक मॉडरेट से कूल एटमॉस्फेयर में आते हैं तो देयर विल बी बर्च फॉरेस्ट एंड देयर विल बी एक्सटेंसिव बेल्ट ऑफ, देयर विल बी एन एक्सटेंसिव, ओके, ऐसे शब्द है तो आगे जो है वो एन लगेगा क्योंकि साउंड वोवेल है। तो इसकी वजह से वहाँ पर जो आएगा दैट इज़ अ स्टेपे ग्रासलैंड एरिया। अब वहाँ पर क्या है कि प्रेसिपिटेशन उतनी नहीं होती है, प्रेसिपिटेशन इतनी नहीं होती, वर्षा इतनी नहीं होती है, और वहाँ पर टेम्परेचर भी इनफ रहता है, वहाँ पर टेम्परेचर भी इनफ रहता है, रेनफॉल इतनी नहीं होती है, तो उतनी नहीं है कि वहाँ पर ट्री सपोर्ट हो जाए, बट इतनी कम भी नहीं है कि ग्रास ना हो सके, है कि नहीं प्रीतपाल? प्रकृति का खेल देखो यार, इतनी भी नहीं देते कि वृक्ष हो जाएं, पर इतनी कम भी नहीं देते कि घास ना हो सके, तो वहीं पर ग्रासेस हो जाती हैं फिर। मतलब इतनी नमी तो भूमि में रहती है कि घास जैसे ही वेजिटेशन हो सके, ओके, पर इतनी नहीं कि बड़े भरकम पेड़ हो जाएं कि पत्तियों तक पानी पहुंच जाए, इतनी नहीं होती है। तापमान भी यहाँ रहता है तभी ग्रास हो जाती है, ग्रास को एक टेम्परेचर चाहिए। तो दिस रीजन जहाँ पर एक सर्टेन डिग्री ऑफ टेम्परेचर मेंटेन होता है, प्रेसिपिटेशन कम रहती है और ग्रासेस ग्रो होती है, इट इज़ अ स्टेपी ग्रासलैंड एरिया। ओके, तो जो स्टेपीज ग्रासलैंड हैं ये प्रेरी ग्रासलैंड के कंपैरेटिवली शॉर्ट रहती है, दे आर द शॉर्ट इन द हाइट, द स्टेपीज। तो दिस इज द एक्सटेंसिव स्टेपी ग्रासलैंड एरिया। आई वांट टू शो दैट दिस इज द स्टेपी ग्रासलैंड एरिया ऑफ द सेंट्रल एशियन रीजन, द कजाकिस्तान, द उज्बेकिस्तान, द एवरी रीजन। दिस द स्टेपी ग्रासलैंड एरिया इज़ द मेन रीजन जहाँ पर बहुत सारी फ्रॉम द टाइम मेमोरियल बहुत सारी पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज़ हुई हैं, नोमैडिक पीपल, द चरवाहे। और ऐसे में जब ग्रास ख़त्म हो जाती थी तो उन नोमैडिक ग्रुप्स में आपस में ग्रासलैंड्स के लिए फ़ाइट होती थी। तो ये बहुत ही फियर्स बैटल ग्राउंड रहे हैं, और जब भी कुछ कबीलों को ऐसा लगता था कि अब हमारा सर्वाइवल इन रीजन्स में मुश्किल है, तो वो वहाँ से नीचे गर्म क्षेत्रों की ओर आते थे, और अधिकतर उनका ठिकाना पहले पर्शिया बनता था, यानी कि ईरान, और वहाँ से वो ईस्टवर्ड आगे बढ़ते थे भारत की ओर। तो मेजॉरली कभी बात आर्यंस की हो जाए या फिर बाद में कभी बात अगर तुर्कों की हो या मुग़लों की हो, ये सब अगर आप देखेंगे, और फिर उसके पहले आर्यंस के और तुर्कों मुग़लों के बीच में अगर बात करें तो बात पार्थियंस की हो जाए, सकाज, हूणाज, इन सब की अगर हम डिस्कशंस करेंगे तो ये इस तरफ से नीचे की ओर भारत की ओर आते दिखेंगे आपको। ओके, हूणाज वर वेरी फियर्स फाइटर्स, ये बड़े तगड़े शासक थे। कुशाणाज वेरी बिग फाइटर्स। ये इन्हीं सेंट्रल एशियन रीजन्स में जब इनके कबीले सर्वाइव नहीं कर पाते थे तो अच्छे खासे रेनफॉल ओरिएंटेड रीजन भारत और मैदानी एग्रीकल्चरली फिट एरियाज़ में ये आते थे और इस रीजन को कंट्रोल करते थे कि पेरिनियल सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन यहाँ मिलता है, पेरिनियल रिवर्स हैं यहाँ पर और रेनफॉल अच्छा होता है। तो ये सेंट्रल एशियन ग्रासलैंड्स आर वेरी फेमस हिस्टोरिकली फॉर द होल वर्ल्ड, कल्चरली फॉर द होल वर्ल्ड, क्योंकि खास तौर पर एशिया में साउथ एशियन रीजन को तो इस यहाँ से आए लोगों ने बहुत प्रभावित किया है। ओके, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो सच आर द स्टेपी ग्रासलैंड। सो इन रीजन्स में द ग्रासलैंड इन द तुर्कमेनिस्तान एरिया, द ग्रासलैंड इन द एरिया ऑफ द स्टेपी। सो द तुर्किश हॉर्सेस, तुर्किश घोड़े जो हैं ये बड़े ज़रूरी थे भारत में युद्धों के लिए, जिसके भी साथ तुर्की घोड़ों का समर्थन रहता था, वो युद्ध में अपनी विक्ट्री ऑलमोस्ट इंश्योर कर लेता था। सो दीज आर द स्टेपीज ग्रासलैंड एरियाज, वेरी एक्सटेंसिव एरियाज। ओके, तो थ्रू आउट द वास्ट एक्सपेंसेस, ये वेस्ट से, पूरे वेस्ट से होके ईस्ट तक, पूरा ये थ्रू आउट द मंगोलिया तक, ईस्ट तक ये स्टेपी ग्रासलैंड एरिया चलता है। ग्लोब पे आप देखिएगा बहुत दूर तक चलता है, लश ग्रीन एरिया रहता है, बेअंत बड़ी बड़ी नोमैडिक हर्डिंग कम्युनिटीज़ यहाँ पर रहती हैं। तो यहाँ रशिया में यू आर एक्सपीरियंसिंग टुंड्राज,
you are experiencing the tree forest, that is the birch trees, you are experiencing steppe. So diverse range of physical environments are there because of the extensive mass of land, and due to that extensive temperature, rainfall, precipitation zones. आपको सब कुछ मिल रहा है, tundras, steppes, mountains and the birch forest. And the main important aspect is the type D climate continental area. The type D climate का मतलब यहाँ पर सिंपली ये है, आप जब भी क्लाइमेट पढ़ते हैं तो टाइप ए जो है वो सिंपली इस बात से जाना जाता है, भाई रंजीत सिंपल बातें करते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं। टाइप ए क्लाइमेट सिंपल इस बात से जाना जाता है रंजीत, हाई हीट और हाई ह्यूमिडिटी, ज़्यादा गर्मी ज़्यादा वर्षा, मतलब वो क्षेत्र जहाँ पर सूरज की रेज़ वर्टिकली फॉल करती रहती हैं सारा साल, यानी कि इक्वेटर और उसके आसपास का इलाका सारा, वर्षा भी सारा दिन तकरीबन होती है, हीट भी बहुत है, ह्यूमिडिटी भी बहुत है, तो ये लश ग्रीन फॉरेस्ट से भरा हुआ इलाका होगा, द एवरग्रीन फॉरेस्ट बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड। और फिर उतनी वर्षा जहाँ जहाँ भी होगी वहाँ भी वैसे ही होंगे। तो भारत में भी वेस्टर्न घाट्स की बात कर लें और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के रीजन्स की बात कर लें तो वहाँ पर भी फिर ऐसे ही लश ग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, तो वहाँ भी आप कह सकते हैं कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। सो टाइप ए क्लाइमेट इज़ वेरी क्लियर, द हाई हीट एंड हाई ह्यूमिडिटी रीजन, इट इज़ द रीजन, मेरा बच्चा अगरवीर अब दिखाएगा ये, इट इज़ द रीजन दैट इज़ दिस इज़ रंजीत, दिस द एरिया एडजॉइनिंग द इक्वेटर। ये इक्वेटर के आसपास का देखिए तो ये सेंट्रल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को कवर कर रहा है, ये तमाम यहाँ देखिए इंडोनेशिया कवर कर रहा है, मलेशिया कवर कर रहा है, सिंगापुर और इन इलाकों को कवर कर रहा है, तो करते जा रहा है। ऐसा ही माहौल अगर भारत में बनेगा, क्योंकि पर्वत आ जाते हैं हवाओं के रास्ते में तो वर्षा होती है, तो वेस्टर्न घाट्स में 300-400 सेंटीमीटर तक वर्षा जाती है, और फिर यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रीजन में भी ये क्लाइमेट बनता है, तो इस तरह से ये फिर यहाँ भी पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ टाइप बी, अब ये टाइप ए से बिल्कुल रिवर्स होता है। टाइप डी मतलब द डेजर्ट क्लाइमेट, बिल्कुल सूखा इलाका, ओके, हाई हीट एंड हीट, वेरी वेरी लेस ह्यूमिडिटी, तो इट इज़ ऑल्सो द हाई हीट एरिया बट डिवाइडेड ऑफ द ह्यूमिडिटी। तो फिर यहाँ पर प्लांट कौन से होंगे जो सूखे ज़मीन के साथ अडेप्ट कर जाएं, द ज़ेरोफाइटिक, तो यहाँ पर फिर ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन होगी, तो वो फिर ये होगा जैसे सहारा डेजर्ट अफ्रीका का, जैसे थार डेजर्ट भारत का, तो इस तरह के डेजर्ट क्लाइमेट रीजन। इसके बाद फिर कौन आना बनता है बताओ, ज़्यादा गर्मी ज़्यादा वर्षा भी पड़ लिया, बहुत ज़्यादा गर्मी कम वर्षा पड़ लिया, अब नॉर्मल गर्मी नॉर्मल वर्षा मॉडरेट, तो टाइप सी मॉडरेट क्लाइमेट की भाई गर्मी भी दरमियानी रहती है, सर्दी भी दरमियानी सी रहती है, और फिर वर्षा भी दरमियानी रहती है, मॉडरेट इन एवरी स्फीयर। पूरी दुनिया में लोगों ने सबसे ज़्यादा उसी क्षेत्र को ऑक्यूपाई किया है जहाँ विश्व में मॉडरेट क्लाइमेट है, चाहे वो चीन का पूर्वी इलाका हो, ईस्टर्न एरिया, आप आइए देखिए पूरा चीन देखिए इतना बड़ा, लेकिन भरा हुआ कहाँ से, ईस्ट से। आप आइए पूरा रशिया देखिए, लेकिन भरा हुआ कहाँ देखिए, वेस्ट में। फिर चाहे वो चीन का पूर्वी इलाका हो, चाहे वो रशिया का पश्चिमी इलाका हो, और चाहे वो भारत के बंदरगाही क्षेत्र, तो आप देख सकते हैं कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, चेन्नई कहते हैं आप उसको, और अब मुंबई कहते हैं, ये हाई डेंस पॉपुलेशन एरिया होते हैं। गंगा का मैदान भी मॉडरेट टाइप्स की क्लाइमेट दिखाता है, और वो फर्टाइल बहुत है एग्रीकल्चरली, इसलिए वहाँ पर लोग बसते हैं। अब इसके बाद एक्सट्रीम आ जाएगा, मॉडरेट के बाद किसकी बारी आती है, एक्सट्रीम क्या आती है। तुम लोग टेंशन बड़ी लेते हो लाइफ में, कई बच्चे कहते हैं पता नहीं क्लाइमेट नहीं है समझ आ रहा सर, कौन सा क्या। टाइप डी माने एक्सट्रीम, एक्सट्रीम हॉट, एक्सट्रीम कोल्ड। एक्सट्रीम हॉट कोल्ड का मतलब यहाँ पर यह है कि भाई वो जो लैंड है वो सीधे सीधे दो ही तरह के संबंध बना रहा है। एक संबंध बना रहा है सूरज के साथ तो गर्मी दे रहा है, एक संबंध बना रहा है सूरज नहीं है तो सर्दी, मतलब उसकी इस गर्मी और सर्दी की टेंडेंसी को कोई टेम्पर नहीं कर रहा, मतलब कोई प्रभावित नहीं कर रहा। और प्रभावित करने वाली सबसे बड़ी बॉडी है द वाटर, तो वाटर इज़ नॉट टेम्परिंग इट्स हीट एंड कोल्ड एलिमेंट, तो दैट इज़ द टाइप डी क्लाइमेट एरिया। और ये कहाँ मिलेंगे, बिल्कुल जो भी भूभाग रहेगा उसका वो क्षेत्र भाई जो पानी से दूर हो, और पानी से दूर तो वही क्षेत्र, देखो मोस्टली हम कहते हैं चारों तरफ पानी से घिरा हुआ आइलैंड है ना, तीन तरफ पानी से घिरा हुआ पेनिनसुला। और मोस्टली अगर हम बात करें तो ये अगर आप एक कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हो, उसके आप कोस्टल एरियाज से बहुत दूर हो, इंटीरियर हो, तो एक्चुअली व्हेन यू आर इनटू द इंटीरियर ऑफ सम कॉन्टिनेंट, तो दैट वर्ड कॉन्टिनेंटलिटी इज़ देयर,
कि इट इज़ द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, द वर्ड इज़ द कॉन्टिनेंटल एंड द क्लाइमेट टाइप इज़ द टाइप डी, दैट इज़ एक्सट्रीम क्लाइमेट. इट इज़ बियॉन्ड द मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ द वाटर. वो समुद्रों से दूर है, वो महासागरों से दूर है, वो इस तरह से टाइप डी हो रखा है. जैसे कि भारत में अगर बात करें, मैं आपसे ये पूछूं कि भाई भारत में मैं आपको दो क्षेत्र दिखाता हूँ क्लाइमेट कुछ भी हो उनका, बस आप एग्जांपल से कीजिए कि एक तरफ आपके सामने मैं एम से दो नाम रखता हूँ. एक मैंने रखा मुंबई, एक मैंने रखा मथुरा. ठीक है, मुंबई मथुरा, दोनों में से एक्सट्रीमिटी ऑफ क्लाइमेट कौन दिखाएगा, मुंबई या मथुरा? कौन दिखाएगा भाई? मथुरा. ओके गुड. मुंबई एकदम समुद्र किनारे है और मथुरा यूपी में है, वेस्टर्न यूपी में, इंटीरियर में आता है. कहाँ जाके समुंदर आएगा? गुजरात. और उधर कहाँ जाके आएगा? बंगाल. इट इज़ वेरी इंटीरियर. तो दोनों की अगर बात करें और आपको फिल इन द ब्लैंक बन रहा हूँ कि दोनों में से टाइप डी कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट किस में होगा, तो वो मथुरा में होगा, मुंबई में नहीं. बिल्कुल पृथ्वी के अंदर आ रहा है ना, भारत के अंदर है ना वो जगह. मॉडरेटिंग इफेक्ट से बहुत दूर है. दिल्ली मॉडरेटिंग इफेक्ट से कितनी दूर है? इसलिए दिल्ली एक्सट्रीम समर और एक्सट्रीम विंटर दोनों होल्ड करती. दिल्ली की सर्दी गाना है, तड़फाए तरसाए रे, सारी रात जगाए रे. दिल्ली की सर्दी वो टाइप डी कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट की बात कर रही लड़की, तो वो डीप है. मुंबई के बारे में ऐसा कोई गाना बना है? वहाँ बरसातों का गाना बना है ना. वहाँ पर बात बनी समुंदर की लहरों की, मौसम, उड़ती हवाओं की, उड़ती हुई लिनन की शर्ट की और कविताओं की. तो वहाँ पर वो सीन ज़्यादा चलते हैं. यहाँ पे चलते हैं ठंडी गर्मी. बस यही कहानी है. ऐसे में रशिया टाइप डी कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट को होल्ड करता है, क्योंकि ठीक है ऊपर तो आर्कटिक को होल्ड कर रहा है, पर अब आर्कटिक मॉडरेटिंग इफेक्ट अगर देगा भी तो क्या मॉडरेटिंग इफेक्ट देगा? वो खुद नॉर्थ पोल पे है. वो अगर मॉडरेटिंग इफेक्ट देगा भी तो उसका मॉडरेटिंग इफेक्ट यही रहेगा कि ठंडे में हल्का सा कम ठंडा, लेकिन वो लेके ठंडे की तरफ ही जाएगा भाई. आई बात समझ में? और इधर आपका पैसिफिक ओशियन है तो उसका भी ऊपर का हिस्सा, तो वो कोस्टल एरिया थोड़ा बहुत मॉडरेट हो जाता होगा. वेस्ट में फिर यूरोप आ जा रहा है और साउथ वेस्ट में कहीं ब्लैक सी और कैस्पियन सी है, तो वो उतने के रीजन को प्रभावित करते हैं. मेजॉरिटी तो देखिए आप, रशिया के साउथ में कौन है? इतना बड़ा कजाकिस्तान, सेंट्रल एशिया सारा, फिर मंगोलिया, चाइना सारा. तो ये सारी चीज़ें हैं. मंगोलिया टाइप डी क्लाइमेट का बहुत ज़बरदस्त नमूना है. और मंगोलिया में आता है एक डेजर्ट, दैट इज़ अ गोबी डेजर्ट. बहुत भयंकर नमूना है भाई. सुबह से लेके दिन का टेम्परेचर में इतना ज़मीन आसमान का अंतर मिलता है कि सुबह आप 40 डिग्री टेम्परेचर बियर कर रहे हैं, रात आते आते -40 में चले जाएंगे भाई. टाइप डी क्लाइमेट का इतना खतरनाक नमूना है, कोई मॉडरेटिंग इफेक्ट नहीं. ओके, तो यही कहानी है. रेगिस्तान, कभी थार गए हो, कभी राजस्थान गए हो? जाओ कभी 1-2 दिन लगाओ. हाँ, दुबई तो गए हो ना. तो रेगिस्तान की कहानी क्या है कि वहाँ दिन में चिलचिलाती गर्मी, रात को चिलचिलाती ठंड. वो लोग कहते हैं कि रेत के कारण होता है. भाई बात इतनी सी है कि रेत का अपना एक तगड़ा एल्बिडो होता है, सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है वापस. और रेत का होने का मतलब वहाँ मॉइस्चर नहीं है. गेम मॉइस्चर ना होने की है. आई बात समझ में? गेम मॉइस्चर ना होने की है, ये कहानी है सारी. मॉइस्चर ना होने की कारण वहाँ पर पर्यावरण में नमी नहीं रहती हवा में, और वहाँ पर उसी कारण से जो रात के समय में अर्थ अपनी हीट री-रेडिएट करती है, वो सारी की सारी स्पेस में एस्केप हो जाती है. तो रेत फटाफट ठंडी हो जाती है. उसमें मॉइस्चर नहीं है टेम्परेचर को ट्रैप करने के लिए. एकदम से ठंडी हो जाती है, मामला सेट हो जाता है और रातों को ठंडे लगने लग जाती है. ओके, तो अब सवाल आपसे पूछ लूँ मैं कि भाई जो इंटीरियर एरिया है रशिया के, उसके कंपेरेटिवली रशिया के जो मार्जिन एरिया है वाटर बॉडीज़ के साथ लगते हुए, दोनों में से कौन ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट बियर करेगा? इंटीरियर्स. और इसका रीज़न क्या है? द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. देखिए ज़मीन और पानी की गर्म होने की और ठंडे होने की रफ्तार अलग है. चलो उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, इसको ऐसे समझा. देखो आपके यहाँ आप देख रहे हैं एक तरफ पानी है, एक तरफ रॉक है. रॉक मने द लैंड, रॉक का मने लिथोस्फेयर मने द लैंडस्फेयर, और वो वाटर मने हाइड्रोस्फेयर. तो लिथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर का फ़र्क कर रहे हैं अपना, वाटर और रॉक का. उसमें यहाँ पर ये देखना है कि देखिए जब पानी सन की रेज से हीट रिसीव करके गर्म होगा ना, तो पानी जो है ये मूवेबल एंटिटी है, वो मोबाइल है, मूव करता है. लैंड मूव करता, देखा नहीं? ऊपर की मिट्टियाँ हवा में उड़ के जरूर पुर हो जाती हैं, पर ओवरऑल तो वो ज़मीन तो नहीं ना मूव करती. आप चलते हो, धरती तो नहीं चलती. ऐसे में पानी के ऊपर की सतह जैसे ही गर्म होती है, वो गर्म होके हल्की होती है, हल्की होके फैल जाती है. इतने में ही नीचे का ठंडा पानी ऊपर आ जाता है.
फिर वो गर्म होने लग जाता है। तो यहाँ से अगर मैं सन की तरह, मैं सन हूँ, वैसे मैं हूँ तो कुछ भी नहीं, पर इमेजिन करो कि मैं सन हूँ, मैं सन की तरह अगर उस कॉलम ऑफ वाटर को गर्म कर रहा हूँ तो मेरा बहुत ज़ोर लगेगा। अभी गर्म करके हटाऊँ ऊपर की लेयर को, वो फैल के हल्की, वो गर्म होके हल्की हो गई, हल्की होके फैल गई, नीचे से फिर ठंडा आ गया। तो मैं लोगों को क्या कह रहा हूँ, यार मेरी एनर्जी बहुत लग रही है इसको गर्म करने में, ये फिर ठंडा पानी। लेकिन ज़मीन की ऊपर की सतह गर्म की तो वो वहीं की वहीं गर्म की गर्म ही है। हाथ लगा के देखो मिट्टी एकदम गर्म। तो एक तो वर्टिकल मूवमेंट होता है वाटर में, नीचे से ठंडा पानी उभर उभर के सतह पे आता रहता है, सतह का गर्म पानी हल्का होकर के फैलता रहता है और साइड पे जाता रहता है। ये दूसरा तो वर्टिकल कॉलम होता है। दूसरी तरफ पानी में सन की लाइट बहुत अंदर तक पेनिट्रेट करती है, उसको बहुत बड़ा कॉलम पानी का गर्म करना पड़ता है। लेकिन ज़मीन में कहाँ वेव रेज अंदर तक पेनिट्रेट कर पाती है। शोध बताते हैं कि 3 फुट से ज़्यादा तो अंदर जाती नहीं है गर्मी, रोशनी उसके अंदर। तो ऐसे में उसको बहुत ही नैरो वर्टिकल कॉलम हीटअप करना पड़ता है। तो अगर 2 घंटे के लिए दोनों को हीट दी तो एक को बड़ा कॉलम गर्म करना है, एक को छोटा सा, तो ऐसे में ज़्यादा जल्दी हीटअप छोटा वाला कॉलम हो जाएगा। फिर दूसरा, वाटर की दूसरी मूवमेंट्स कितनी है, देखिए वाटर करंट मूव करते हैं, है ना, फिर वेव्स, फिर टाइड्स, ये भी जो वाटर कॉलम गर्म हो रहा है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, और हीट जो है वो या तो स्प्रेड हो जाती है ओशन में, या बहती हुई हवाएं वो गर्म पानी की हीट को एब्जॉर्ब करके, मॉइस्चर लेडन हवाएं उसको एब्जॉर्ब करके डिसिपेट कर देती हैं हीट को। तो ये भी मुश्किल है। ऐसे बहुत से कारण हैं भाई, जिसके कारण से, अभी और बहुत से कारण हम उधर जा नहीं रहे। पानी गर्म होने में टाइम लेता है, ज़मीन फटाफट गर्म हो जाती है। अब पानी गर्म होने में टाइम ले रहा है, ज़मीन गर्म हो गई। अब गर्म ज़मीन के संपर्क में हवा आई, एयर पैकेट, इसको हवा को एयर पैकेट के रूप में देखो। वो गर्म ज़मीन के संपर्क में दीपांशु जैसे ही आई गर्म हो गई, और गर्म पैकेट ऑफ एयर एयर मॉलिक्यूल जैसे ही गर्म हुए एक्सपैंड हो गए, हल्के होके एक्सपैंड हो गए मैं ऊपर उठ गए। तो इस पीस ऑफ लैंड जो कि हीटअप हो रखा है, इसके ऊपर जितनी भी हवा थी वो गर्म होके जब ऊपर उठ जाएगी तो यहाँ पर वायु का दबाव जो है वो घट जाएगा, एयर का प्रेशर जो है वो घट जाएगा ना। एयर तो उड़ रही है ऊपर, यहाँ पे तो एयर रह नहीं रही, तो एयर प्रेशर घट रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट रहा है, तो यहाँ पर प्रेशर हो गया लो प्रेशर हो गया। लेकिन इसके मुकाबले अभी पानी तो उतना गर्म हुआ ही नहीं, तो लैंड के कंपैरेटिवली पानी अभी ठंडा है, तो वहाँ से उतनी हवा गर्म होकर ऊपर नहीं उठेगी, उस सतह के ऊपर अभी भी हवा रहेगी, तो वहाँ पर प्रेशर हाई हो जाएगा। तो वहाँ पर अब एक्सेस ऑफ एयर है, यहाँ पर एयर का वॉइड क्रिएट हो गया, बिल्कुल कमी हो गई। तो जहाँ भी चीज़ एक्सेस और जिधर को कमी हो उधर को बहाव करती, तो यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, तो प्रेशर का ग्रेडियंट बन गया। तो हाई प्रेशर से यानी कि लो हीट की तरफ से हवा चल के लो प्रेशर यानी कि हाई हीट रीजन की तरफ चलेगी। तो दिन के समय में ऑलमोस्ट दोपहर के 12-1 बजे से लेके शाम के 4-5 बजे तक जो है वो ठंडी हवाएं समुद्र से ज़मीन की ओर चलती हैं। तो ज़मीन को गर्म रहना था, उसने रहने नहीं दिया, उतना मॉडरेट कर दिया। अब दिन समय बदल गया, रात हुई, एकदम से ही वाटर कॉलम जो सॉइल जो है, लैंड जो है वो तो स्टेबल था, अर्थ ने गर्मी छोड़नी शुरू की, री रेडिएशन कहते हैं इसको। तो जैसे ही गर्मी छोड़नी शुरू की तो ज़मीन तो ठंडी हो गई। अब ज़मीन जब ठंडी हुई तो इसके ऊपर की हवा भी ठंडी हो गई। ठंडी हवा सिकुड़ती है, आपस में जुड़ती है, वो फैलती नहीं है, तो ऊपर नहीं उठती है। ओके, तो वो वहाँ पर कंसंट्रेट होने लगी। लेकिन अभी वाटर कॉलम जितनी डीप गर्म हुआ था, फिर ठंडा होने में भी उतना टाइम, क्योंकि नीचे से ऊपर तक ही पूरा ठंडा होना है ना, उसके जितनी डीप तक गर्मी गई है उतना ही ठंडा होगा, तो उसको ठंडा होने में भी फिर उतना ही समय लगेगा, क्योंकि पानी गरम पूरा चारों तरफ सराउंडेड गरम पानी है। तो उसके ऊपर की हवा इसके कंपैरेटिवली, लैंड के कंपैरेटिवली ज़्यादा गर्म है, तो वो गर्म हवा जो है वो फैल करके हल्की होकर ऊपर उठ रही होगी। तो वाटर कॉलम के ऊपर अब कम हवा है, लैंड कॉलम के ऊपर अब ज़्यादा हवा है। अब हवा का एक्सेस लैंड के ऊपर हो गया है और वाटर के ऊपर हवा कम हो गई है। इसकी वजह से अब हवा लैंड टू वाटर यानी कि लैंड टू सी फ्लो करेगी, और ये गर्म हवा है, ये जो अब ज़मीन से ये गर्म कह रहा हूँ, ठंडी हवा है,